हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये क्लास एक्स आई का यानी एमसीक्यूज़ का मेरा पार्ट नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड किए थे वो मैंने एक्स आई यानी इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने आई थिंक 3 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और जिसमें हमने 60 to 70 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। इंटरमीडिएट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे फॉर द मेरा यूनिवर्सिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स के यानी पार्ट 1 यानी एक्स आई क्लास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ये मेरा पार्ट नंबर 1 है। उससे पहले मैंने केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सोल्व करवा दिए हैं, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले जाके वीडियोस देख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की यानी लिंक भी मिल जाएगी, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इस सेक्शन में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन क्या है। आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास नीचे नोट भी मैंने लिख दिया है कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर इसके यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट। तो फोर्स की अगर आप डायमेंशन देखें तो फोर्स की डायमेंशन को एरिया की डायमेंशन से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रेशर की डायमेंशन मिलेगी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml(T⁻²) यानी मास इंटू एक्सलेशन, और डिवाइड में एरिया की डायमेंशन क्या होगी, L²। और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ml−T⁻²। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का करेक्ट यूनिट क्या है, डेसिबल, कैंडिला, डायोप्टर या वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडिला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जी फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन एनी प्लेनेट डिपेंड्स। यहाँ पे डिपेंड वर्ड है, मिस हो गया है। डिपेंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है किसी भी प्लेनेट की, वो किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। ए ऑप्शन है मास ऑफ द प्लेनेट, बी ऑप्शन है रेडियस ऑफ द प्लेनेट, सी ऑप्शन है मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो जी का जो फार्मूला होता है फॉर द अर्थ के लिए वो होता है कैपिटल जी यानी मास ऑफ अर्थ और डिवाइड में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें, अगर दूसरा प्लेनेट होगा तब भी जी क्या होगी, मास ऑफ द प्लेनेट यानी उस प्लेनेट के मास पर डिपेंड करेगी और उस प्लेनेट के रेडियस पर डिपेंड करेगी। और कभी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप कर रहे हैं या उसी प्लेनेट पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मास ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करती है एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर डिपेंड करती है। आप नीचे फार्मूले में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी सी ऑप्शन मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। तो इसके लिए इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दोनों करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगुलर मोमेंटम का नीचे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, यानी MRV मास रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है। अगर इसे आप वैल्यूज पुट करेंगे डायमेंशनली तो मास के लिए kg यानी m, और रेडियस के लिए l, और वेलोसिटी के लिए l(T⁻⁻1), तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ml²T⁻⁻1। सो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में यानी एंगल क्या है दोनों में। तो सबसे पहले देखें, अगर ये व्हील है आपके पास, जो मैंने डायग्राम बना दिया है, अगर आप ये व्हील सपोज करें ये व्हील मूव कर रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा उसके परपेंडिकुलर होती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके लिए इसकी जो एंगल होगी वो होगी 90 डिग्रीज। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, सिक्स क्वेश्चन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्म डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रही तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हॉरिजॉन्टल में
यानी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगी लेकिन वर्टिकल में होगी, क्योंकि वर्टिकल में वेलोसिटी चेंज होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, अगर ए डॉट बी जीरो है एंड ए क्रॉस बी दोनों जीरो हैं, अगर ए बी दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स की ए डॉट बी भी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, इक्वल टू ए हो, बी जीरो हो, बी परपेंडिकुलर टू ए हो, या बी एंटी पैरेलल टू ए हो। सपोज देखें, अगर आप एक एंगल को पकड़ लें, ठीक है, अगर आप 0 डिग्री को पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो 0 डिग्री पर क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट में क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आप कोस थीटा लेते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आप साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री आप लेंगे तो 0 डिग्री पर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आप कोस थीटा लेते हैं, तो कोस थीटा 0 डिग्री पर 1 हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ए क्रॉस बी तो जीरो होगी लेकिन ए डॉट भी जीरो नहीं होगी। अगर आप 90 डिग्रीज लेंगे तो 90 डिग्रीज पर ए डॉट जीरो हो जाएगी लेकिन ए क्रॉस जीरो नहीं होगी। तो मतलब एंगल पर ये जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। लेकिन एक और कंडीशन होती है कि अगर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो बी वेक्टर आपका हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसकी वजह से ए डॉट और ए क्रॉस दोनों जीरो हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए डॉट भी जीरो, ए क्रॉस भी जीरो, अगर ए वेक्टर जीरो नहीं है तो इसका मतलब बी वेक्टर जीरो के बराबर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कांट बी। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मेरा इंग्लिश में दिखे तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये कह रहा है कि दो फोर्सेज हैं 2 न्यूटन 10 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 10 12, तो मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम 12 तक हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 2 3 4 5 ये आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम इसका जो आंसर होगा वो 12 तक होगा, 12 से ऊपर नहीं आ सकता। चाहे दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हों, दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो, तब भी इसका मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट जो होगा, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट वो हमेशा 12 से नीचे होगा, 12 से ऊपर नहीं आ सकता। तो इसके लिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इसका 13 कभी भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता इन दोनों वेक्टर्स का। उसके बाद 9 क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड विद टर्मिनल वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी इज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है, तो विस्कस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ जाता है। सपोज अगर आप पानी ही ले लें, तो पानी में जब भी आप कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, वो चीज़ नीचे आती है। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ वो नीचे आ रहा है, इसे हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो वो टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा विस्कस फ्लूइड में कांस्टेंट हो जाती है, रिमेन सेम होती है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे 9th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, इफ फोर्स इज इक्वल टू 3i एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4j देन वर्क डन विल बी। तो आपको पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इन दोनों फोर्सेस यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या करते हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जे वालों को जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें, फोर्स में 3i है एंड डिस्प्लेसमेंट में 4j है, तो दोनों डिफरेंस है। तो दोनों डिफरेंस हैं, इसका मतलब क्या है कि जब i को आप j से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की जीरो हो जाती है और डॉट प्रोडक्ट हमेशा टू सेम वेक्टर्स की क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वजह से 3i और 4j को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मतलब वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, 0 जूल। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड्स। अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो 2 सेकेंड्स में कितना आपके पास डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, नीचे मैंने नोट लिख दिया है, एस इज इक्वल टू 1/2 GT²। आप टी की जगह आप 2 पुट करेंगे और जी की वैल्यू क्या रखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 19.6 मीटर। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। और कमेंट बॉक्स में आप इसे इसका आंसर मुझे बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा। उसके बाद 12th क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज हमेशा फोर्स के बराबर होता है और एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज हमेशा टॉर्क के बराबर होता है, ये आप याद कर दीजिएगा। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, एन एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस इज। तो उसकी एंगल क्या होगी, तो आप देख सकते हैं नीचे मैंने नोट लिख दिया है कि आर्क लेंथ का जो फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अगर आप उसके रेडियस को डबल कर रहे हैं मतलब 2r इज इक्वल टू आर थीटा ले रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि आर से कैंसिल आ जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन कितनी डिग्रीज के बराबर होता है, 57.3 डिग्रीज। तो 2 को 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, 114.6 डिग्रीज, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 14 क्वेश्चन है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो आप लॉ ऑफ कोसाइन से ये प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर दोनों वेक्टर्स का सम और यानी मैग्नीट्यूड यानी दो वेक्टर्स का सम एंड डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल तब होगा जब उन दोनों वेक्टर्स की एंगल क्या होगी 90 डिग्री। तो आप लॉ ऑफ कोसाइन से ये प्रूव भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। 15 क्वेश्चन है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स इट्स एक्सेलरेशन एट हाफ ऑफ इट्स हाइट। तो सबसे पहले देखें, अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया गया है तो ड्रॉप करने की वजह से ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में आता है, तो फ्री फॉल आने की वजह से उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, ड्यू टू फ्री फॉल मोशन इट्स एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फ्री फॉल मोशन यही होता है जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड्स ऑन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज किस पर डिपेंड करती है, आप नीचे फॉर्मूला देखें, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करती है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आपका ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी, जी एट दैट प्लेस पर भी एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर भी। ठीक है, और ये भी आप याद कीजिएगा कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कब होती है, व्हेन एंगल इज 45 डिग्रीज। जब एंगल 45 डिग्रीज होगी तो रेंज मैक्सिमम हो जाती है, और एंगल जब 0 डिग्रीज होगी तो रेंज 0 हो जाती है, यानी मिनिमम हो जाती है। तो ये भी आप याद कर दीजिएगा। 17 क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, मैंने आपको अभी बताया कि टॉर्क के बराबर होता है, और अगर लीनियर मोमेंटम होता तो फोर्स। उसके बाद 18 क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ होल सिस्टम इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास डिस्क्राइब करता है मोशन ऑफ होल सिस्टम का, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो करेक्ट आंसर है पावर के बराबर होगा, क्योंकि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे, और जब आप वर्क का फॉर्मूला ओपन करेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपको जो नया फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर एफ वी कोस थीटा। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ जी ओवर जी, यानी ग्रेविटेशन, यानी कैपिटल जी जो है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो दोनों की डायमेंशन को जब आप डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो आपको करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा एम इनवर्स। ठीक है, एम इनवर्स एल स्क्वायर टी पावर 0। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे, नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन है एम इनवर्स एल क्यूब टी पावर -2, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डायमेंशन है एल टी पावर -2। तो दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फर्स्ट ईयर के, ये मेरा पार्ट नंबर 1 था फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कुछ और वीडियोस अपलोड करूंगा फर्स्ट ईयर के, ताकि ये कंप्लीट सेक्शन पूरा हो जाए। उसके बाद हम मॉक टेस्ट लेकर चलेंगे, जिसमें हम फिजिक्स के ओवरऑल, यानी फर्स्ट ईयर के ओवरऑल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड इंटरमीडिएट के ओवरऑल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैंने व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो मैंने ग्रुप बनाया है मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। जितने भी पीडीएफ्स मेरे पास हैं, जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आपका बेनिफिट्स हो सके। ठीक है सर, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।